नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कोरोना वायरस के हालात भारत में दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। 2.5 लाख के आसपास अब ये तादाद पहुंच चुकी है उन लोगों की जो संक्रमित बताए जा रहे हैं आधिकारिक रूप से। लेकिन सरकार के फैसले के मुताबिक आज से ही अनलॉक इंडिया 1 शुरू हुआ, यानी लॉकडाउन के बाद अब हम अनलॉकिंग के फेज में जा रहे हैं। तालाबंदी के बाद अब ताला खुल रहा है और इसके मुताबिक, इस स्कीम के मुताबिक अब मॉल्स, होटल्स, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, रेस्टोरेंट सब खोले जाएंगे। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय यानी कि दो अलग अलग राज्यों के बीच या राज्यों के बीच जो आपस की आवाजाही है वो खुल जाएगी। राज्यों के अंदर तो जाहिर है जो आवाजाही है वो भी खुलेगी। और जो सरकार का ये कहना है कि जो फोकस है उसका वो आर्थिक फोकस है, क्योंकि जाहिर है ये पूरा जो क्राइसिस है ये लाइफ और लाइवलीहुड यानी कि जीवन और रोज़गार के बीच का ये क्राइसिस है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ हैरानी और परेशानी की बात यह है कि इस पूरे 70 दिन के लॉकडाउन में सरकार ने क्या कदम उठाए जिनका फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो इतने बुरे हालात में पहुँच गई है कि रिकॉर्ड स्तर की बेरोज़गारी भारत में देखी जा रही है। क्या अनलॉकिंग से हम एक तरह के डिज़ास्टर से बचने के लिए दूसरी तरह के डिज़ास्टर यानी कि हम बीमारी को दावत देंगे क्या अगर अनलॉकिंग करते हैं? इसको इकोनॉमिक डिज़ास्टर या फिर जो बीमारी का डिज़ास्टर बताया जा रहा है वो मेडिकल डिज़ास्टर, दो अलग अलग डिज़ास्टर्स के बीच हम चुन रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रोफेसर विकास वाजपेयी हैं, कम्युनिटी हेल्थ के प्रोफेसर हैं जेएनयू में, और प्रोफेसर जयंती घोष हैं, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। दोनों ही इत्तेफाक से जेएनयू से मेरे मेहमान हैं आज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो कार्यक्रम में अगले आधे घंटे जो हमारा फोकस रहेगा वो ये कि जो स्वास्थ्य के हिसाब से जो पूरी तस्वीर अभी उभर कर सामने आ रही है बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, बैंगलोर, इतने बड़े बड़े शहरों में भी जो है अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल रहा है। अभी 2.5 लाख की ये तादाद है और 10,000 के आसपास एवरेज हमारा पहुंच गया है कि हर रोज़ 10,000 के आसपास मरीज़ बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो बेरोज़गारों की तादाद है वो भी बढ़ रही है। अप्रैल के महीने में 12 करोड़ लोग बताया गया कि बेरोज़गार हुए और फिर वो मई के महीने तक आते आते उसमें 2 करोड़ लोगों की तादाद कम हुई जब लॉकडाउन में थोड़ी ढील हुई। तो क्या ये अनलॉकिंग जो है ये अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आएगी, लेकिन साथ साथ जो स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं हैं कोरोना वायरस के मद्देनज़र वो क्या हैं? मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करूंगी कि अगले 3 हफ्ते तक यानी 30 जून तक की जो म्याद है इस लॉकडाउन की, इस दौरान क्या कुछ होगा, अपने दर्शकों को ये बताएंगे। डॉक्टर वाजपेयी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे भी है कि ये लॉकडाउन खुल रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर प्रार्थना कर रहे थे कि सरकार पर कृपा करे और लॉकडाउन खुल जाए। जो राजीव बजाज है, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कहा था उसको ड्रैकोनियन बताया। अब धीरे धीरे सरकार खोल रही है फेस मैनर में। अब लगभग ऐसा लगता है कि कुछ अगर चीजें, गाइडलाइंस अगर छोड़ दें, कुछ बंदिशें छोड़ दें तो लगभग लॉकडाउन खुल चुका है। आप क्या खुश हैं या आप फिक्रमंद हैं? आपकी देखिए, लॉकडाउन खुला है, इसमें खुश होने, जो मौजूदा परिस्थिति इसमें खुश होने वाली तो कोई बात है नहीं। ये जरूर है कि क्योंकि सरकार कुछ भी नहीं कर रही लोगों के लिए, तो वो लोग जो आज जो भूखे मर रहे थे, जिनके पास कोई आय का साधन नहीं रह गया था, उम्मीद की जाती है कि उनके काम धंधे शुरू होंगे, उनको वो अपनी आजीविका के कुछ साधन जुटा पाएंगे। उस हद तक ये अच्छी बात है। लेकिन जिस बिना पे लॉकडाउन लागू किया गया, हमसे ये कहा गया कि हमें मौका मिल जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का और वो सारा कुछ, तो आलम ये है कि सरकारी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं जिनको कि सबसे ज्यादा मजबूती से बढ़ाया जाना चाहिए था, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। और जो अखबारों में जो सुनने को आ रहा है वो बात इस बात पे चल रही है। कल तो वो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब ये ब्लैक मार्केटिंग हम नहीं होने देंगे हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा उसमें। और जहां तक सरकार का सवाल है, बावजूद इसके कि अखबार में पूरे बड़े विस्तार से आया कि इस वक्त सार्वजनिक क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, चाहे जैसी भी अवस्था में हैं, उन्होंने ही सारा भार उठाया है, अधिकतर भार उठाया है इस महामारी का। लेकिन फिर भी ऐसा कहीं कुछ सरकार की नीतियों में, सरकार की सोच में कहीं ये नहीं जाहिर हो रहा कि वो सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों को या स्वास्थ्य सेवाओं को
उनको मजबूत करने जा रहे हैं, उन्हें सुचारू रूप से उनको पूरी तरह उनको काम करने की स्थिति में लाने के लिए वो कोई भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर वाजपेयी सरकार का ये कहना है कि लॉकडाउन का जो वक्त है उसका इस्तेमाल हमने इसमें किया कि हमारे पास अभी 9 किस तरह से किया है? वो कह रहे हैं कि 9 लाख बेड हमने तैयार कर दिए हैं, हमारे पास 9 लाख बेड, जो बेड्स 9 लाख तो बोला नहीं उन्होंने, जो बेड्स उन्होंने तैयार किए हैं वो बेड्स इस तरह तैयार किए हैं कि जो मौजूदा बेड्स हैं उन्हीं में से उनको कोविड के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये सिर्फ कोविड से ही तो नहीं लोग परेशान हैं। हमारे देश में महामारियों की कोई कमी तक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि एक सरकारी दस्तावेज है कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन हेल्थ, उसमें ये तक लिखा गया है कि जो विदेशी जो मेडिकल ट्रायल्स के लिए जो इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान में आए, क्योंकि किस लिए आए कि वी हैव द लार्जेस्ट ट्रीटमेंट नाइव पॉपुलेशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ट्रीटमेंट नाइव का मतलब है ऐसी संख्या, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बीमार तो हैं लेकिन उनको उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। ठीक, तो आप ये देखिए कि ये जो बिस्तर क्रिएट किए गए, ये नए बेड्स नहीं क्रिएट किए गए। ठीक है, ये जो मौजूदा बेड्स थे जो बाकी बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। आज भी बड़े पैमाने पे जो सार्वजनिक अस्पताल हैं वहाँ बाकी ओपीडी सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात एक ये जो सरकार की अभी पिछले हफ्ते ही करण थापड़ को मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और देखिए कितनी खतरनाक बात है। अगर इसको आप सोचें, ये एक क्वालिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर अगर ये कह रहा है कि साहब ये जो पूरा पैंडेमिक हुआ इस पे हम नियंत्रण पा लेते, लेकिन एक कम्युनिटी की वजह से और ये जो माइग्रेंट्स जो जा रहे हैं इनकी वजह से जो है थोड़ा हमें सेटबैक्स हुए। आई मीन दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द ओरिएंटेशन जो इस सरकार की है। तो वो सारी अपनी नाकामी का ठीकरा भी उन्हीं लोगों के मत्थे डालना चाहिए। कोई बलि का बकरा, जी हाँ, कोई बलि का बकरा चाहिए। प्रोफेसर घोष ये बताइए कि सरकार लॉकडाउन लगाती है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि ड्रैकोनियन है, लॉकडाउन हटाती है तो हम कहते हैं कि कोरोना वायरस से हम संक्रमित हो जाएंगे। आखिर सरकार करे तो करे क्या? नहीं, देखिए जो सरकार ने किया ना पूरा उल्टा किया। ऐसे लॉकडाउन करने की कोई उसी वक्त फायदा नहीं था, क्योंकि बाकी देशों ने क्या किया। पहले तो अगर इतना बड़ा जबरदस्त लॉकडाउन करेंगे और मान लीजिए हमारे जो वर्कफोर्स है उनमें से 95% जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब उनकी और कोई ठिकाना नहीं है कि लॉकडाउन के समय उनको और कहीं से कुछ खाने पीने का इंतजाम हो या कोई वेजेस मिले या कोई इनकम मिले। तो इस व्यवस्था में 4 घंटे का टाइम देकर पूरा लॉकडाउन करना ये किसी देश ने नहीं किया और करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। हमने ऐसा ही कर दिया कि सब कुछ बंद कर दी, जबकि केवल 10 उस वक्त कोविड-19 के मृत्यु हुए थे और बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे। उस टाइम अगर हम वो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग करते कि उसी टाइम को हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटीन वगैरह करके और कंटेनमेंट जोन्स करके अगर करते तो पूरा देश में और पूरा इकोनॉमी पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। अब उन्होंने कर दिया। कहती घोष ये बताइए कि लॉकडाउन को लेकर तो एक देश में आम राय थी कि लॉकडाउन होना चाहिए, इस बीमारी से हमें बचना जरूरी है, और अगर हम नहीं बच पाए तो हमारे लिए, चूंकि हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो इतना खराब है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे कि अगर ज्यादा मरीज हो जाते हैं। नहीं, लॉकडाउन का मतलब क्या है, सब उस टाइम भी सबको पता था। WHO ने भी कहा था कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि बीमारी चली जाएगी। लॉकडाउन का मतलब है कि आपको टाइम मिलता है, कुछ समय दिया जाता है, उस समय में आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बीमारी तो आएगी ही। ये तो आप हटा नहीं रहे हैं, आप बस इसको थोड़ा पीछे कर रहे हैं। तो हमने वो उस जैसे अभी डॉक्टर ये ने बताया कि हमने कुछ किया नहीं उस वक्त, मेडिकली हमने उसको वो तैयारी जो करना था नहीं किया। मगर लॉकडाउन ने क्या किया, ये पूरा हमारी अर्थव्यवस्था को एकदम सत्यानाश कर दिया और लोगों को पास न काम रहा न कुछ रहा।
और इस वक्त और जब लॉकडाउन करते हैं, अगर सरकार बोलता है कि हम आपको काम नहीं करने देंगे, कोई आय नहीं देंगे आपको और घर जाने का भी मौका नहीं देंगे, तो फिर कुछ तो देना है ना उनको, या खाने पीने का इंतजाम या रहने का इंतजाम कुछ तो देना है, वो भी नहीं किया। अब प्रोफेसर घोष, जो हो गया वो हो गया 70 दिन में। अब यहाँ हाँ। से तस्वीर कैसे निकल रही है? अभी देखिए कि अब देश में मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, रिलीजियस प्लेसेस भी खुल गए हैं। यानी कि लगभग ही मान लीजिए आपकी कुछ इक्का दुक्का चीजों को छोड़ दें तो लॉकडाउन लगभग खुल गया है। तो क्या ये माने कि एक तरफ बीमारी का संकट, एक तरफ बीमारी की चिंता, लेकिन दूसरी तरफ कम से कम कारोबार दोबारा शुरू होंगे और हमारी फिक्र है कि एक बिल्कुल मरती हुई, सोती हुई इकोनॉमी को जगा पाएंगे हम? नहीं, थोड़ा बहुत होगा, मगर ऐसा ये लॉकडाउन के मतलब ये नहीं कि चलो 2 महीने से हम सो रहे थे और फिर उठ गए और वापस जैसे पहले थे वैसे ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। इतना बड़ा मांग के ऊपर धक्का हुआ है, डिमांड कॉन्ट्रैक्शन इतना बड़ा हो गया है कि जो पहले का जो अर्थव्यवस्था था वो वापस ऐसे नहीं आएगा। इसको लाने के लिए, इसको बचाने के लिए और इसको फिर से बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च बहुत जबरदस्त बढ़ाना होगा, क्योंकि फिलहाल लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो पहले जैसी इकोनॉमी होगी ही नहीं। और साथ ही साथ बीमारी भी तो फैल रही है, तो लोग चिंता भी करेंगे, पहले जैसे उतना मॉल्स में नहीं जाएंगे। ये बताइए कि अभी जो आंकड़ा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो ये कहता है कि 12 करोड़ लोगों ने लगभग नौकरियां अपनी खोई हैं अप्रैल के महीने में ही, यानी कि लॉकडाउन के दौरान का जो पीरियड रहा, जिसमें 2 करोड़ तो रेगुलर जो नियमित नौकरियों वाले लोग थे वो लोग थे। तो अब जो, और खासकर इसमें एक और कॉन्ट्रडिक्टरी डेटा ये भी है कि पहली तिमाही जिसमें लॉकडाउन का कोई असर नहीं था 2020 की, वो 11 साल में अब तक का सबसे गिरावट के दर्जे की जीडीपी रही, लोएस्ट जीडीपी रही। तो इसका मतलब कि ये जो अर्थव्यवस्था है उसकी खराब हालत को कोविड ने और ज्यादा खराब कर दिया है, या फिर अगर लॉकडाउन नहीं होता तब भी यही हालात होते? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में थी। जैसे आपने कहा कि रोजगार कम होते जा रहा था, इन्वेस्टमेंट कम होते जा रहे थे, सब कुछ हमारे संकट में पहले से ही थे। अब ये कोविड की पैंडेमिक में लॉकडाउन ने आके उसको पूरा धक्का मार के खत्म ही कर दिया है। तो इससे बचाने के लिए अब बहुत जबरदस्त सरकारी खर्च बढ़ाना है। उल्टा हम देख रहे हैं कि बस बातें ही ज्यादा हो रही है, खर्च ज्यादा नहीं है। नहीं तो लेकिन आप सरकारी खर्च की बात कर रही हैं, सरकार ये कह रही है कि अब अगले मार्च के महीने तक कोई नई स्कीम नहीं होगी। हाँ, ये बहुत बुरी बात है, ये बिल्कुल गलत है। उनको जो करना चाहिए उसके ऑपोजिट कर रहे हैं। अभी सरकार को चाहिए कि सारे जो वैकेंसीज हैं सरकार के में सब भरना है, खर्च डबल 3 गुना बढ़ाना है, क्योंकि बाकी सब जगह खर्च कम होती जाएगी। ये परिवारों के पास पैसा नहीं है, वो खर्च कम करेंगे। इन्वेस्टर्स के पास करने की तैयारी नहीं है क्योंकि कोई डिमांड है नहीं, वो भी खर्च कम करेंगे। बस सरकार ही एकमात्र उन्हीं के पास पैसा है और वो ही कर सकते हैं। सरकार अगर बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि वो रिजर्व बैंक से पैसा ले सकते हैं। केंद्रीय सरकार के पास ये हक है, तो वो रिजर्व बैंक से पैसा लेके खर्च बढ़ाएं ताकि हमारी जीडीपी भी बढ़ाए। अगर वो नहीं किया तो ये जीडीपी और भी गिरेगा, टैक्स रेवेन्यू भी और भी गिरेगा, और साथ ही साथ उनका भी खर्च कर दे कि जो वो है वो भी कम होते जाएगा। प्रोफेसर विकास जयति घोष ये कह रही है, प्रोफेसर घोष, की अभी जो है अचानक ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी जो है वो हमने लॉकडाउन खत्म किया, हमने कहा कि अनलॉक इंडिया और सब कुछ अनलॉक हो गया, फिर से वापस इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई, नौकरियां फिर से बहाल हो गई। तो आप ये बताइए मुझे थोड़ा सा राजनीति, मैं जानती हूँ कि आप राजनीति की प्रोफेसर नहीं है, लेकिन पब्लिक हेल्थ की भी, कम्युनिटी हेल्थ की भी एक जो पॉलिटिक्स होती है, कि क्या इसके पीछे सरकार को भी पूरा अंदाजा है कि ऐसा नहीं है कि अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक दबाव के तहत सरकार ये खोल रही है लॉकडाउन, ये समझते हुए भी कि एक जो है हेल्थ डिजास्टर हो सकता है, हेल्थ कैटास्ट्रॉफ हो सकता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ जहाँ तक सरकार का सवाल है, तो सरकार अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो उसके हैं उनको वो अचीव करने के बाद धीरे धीरे वो खोल रही है। और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स से जब मैं कह रहा हूँ तो वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हेल्थ रिलेटेड नहीं है, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इस पैंडेमिक से रिलेटेड नहीं है। वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने जो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं पीछे,
उन्होंने जो अरेस्ट करी हैं और लेबर लॉज में जो चेंजेस किए हैं और सारा कुछ, दैट इज वो उनका एक ऑब्जेक्टिव था। वो काफी हद तक वो उनकी समझ से उन्होंने अचीव किया है। और पैंडेमिक का जहां तक सवाल है तो क्लियरली लॉकडाउन से उनको कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो मजदूरों को दिक्कत हुई, आज केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो हमारा ग्राफ है वो उसकी स्लोप और ज्यादा स्टीप होती जा रही है। तो उनको ये तो समझ में आ रहा था कि लॉकडाउन से ये रुकने वाला नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। दुर्भाग्य की बात यह है कि फायदा किस चीज से होगा, क्या करें, क्या इंतजाम किए जाएं, इस चीज का भी कोई रोड मैप उनके पास नहीं है आज तक। नहीं, लेकिन प्रोफेसर वाजपेयी, ये बताइए कि आपके सवाल में ही, आपके जवाब में ही सवाल ये छिपा हुआ है कि अगर लॉकडाउन से आप ये कह रहे हैं कि अपने राजनीतिक मकसद हासिल कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ जो लाखों करोड़ों मजदूर परेशान हो रहे थे, क्या उससे सरकार अलोकप्रिय नहीं होगी? क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार खासकर वहां पर चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ ये राजनीतिक मकसद, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा भी राजनीतिक नुकसान होगा सरकार को? देखिए, ये एजम्पशन थोड़ा मुझे अति सरल नजर आता है कि भाई लोग परेशान हो रहे हैं तो लोग वो खिलाफ हो जाएंगे और सारा कुछ। जो लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है, वो आई मीन पूरी इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, कैंपेनिंग की जो हमारी प्रक्रिया है, राजतंत्र को किस तरह नियंत्रित किया जाता है, ठीक, वो सारा कुछ हमें देखना है। वो ठीक है, वो अभी चुनाव आ रहे, वो चुनाव के पहले या ये राज्यों के चुनाव हैं, उनको ये लगता है कि अभी हमारे पास समय है, हम दूसरा एजेंडा सेट कर लेंगे उस, ठीक है। और उनके लिए ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो रूलिंग क्लासेस के जो सेक्शंस उनको प्रॉप अप करते हैं वो उनके नजदीक हैं कि नहीं है, उनका सपोर्ट उन्हें हासिल है कि नहीं है। अगर उनका सपोर्ट हासिल है तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार वो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करती कि मजदूरों का क्या होगा, गरीब किसानों का क्या होगा। आप देख लीजिए, तमाम सरकारें, सिर्फ यही सरकार नहीं, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के दौर में तमाम सरकारें आई, आज करीब 4 लाख के करीब किसान मर चुके हैं, ठीक है। तो क्या सरकारों को चिंता नहीं थी इस बात की? अगर 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 ये चिंता ही होती तो इतनी परेशानियां क्यों? लेकिन सरकार के जो राजनीतिक चौसड़ है उसमें ये तबका अब मैटर उस तरह नहीं करता और उनके पास और तरीके मौजूद हैं जिससे कि वो उनके वोट डलवा सकें। प्रोफेसर वाजपेयी, मैं आपसे जरूर ये जानने की कोशिश करूंगी कि जो अब चिंता बढ़ रही है वो ये कि दिल्ली शहर में, राजधानी तक में लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, 3-3, 4-4, 6-6 अस्पताल जाके लोगों को दाखिला नहीं मिल रहा है अस्पताल में। और ये वो लोग हैं जो काफी कनेक्टेड लोग हैं, यानी आप सोचिए पत्रकार हैं जो कि ज्यादातर जानते होंगे ब्यूरोक्रेट से, और ये कह रहे हैं मुझे झिझक नहीं है कि भारत में इसी तरीके से काम होता है कि पुलिस वालों को आप कितना जानते हैं, आप डॉक्टर्स को कितना जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को कितना जानते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर जयति घोष, 27% बेरोजगारी की दर में चुनाव सर पे खड़े हो, ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो काफी हद तक, अगर कोई दूसरी सरकार ने ये सारा काम किया होता, चाहे डीमोनेटाइजेशन से लेकर इस तरह का लॉकडाउन लगाने से लेकर, तो शायद वो कब की अनसीट हो गई होती, कब की जो है सत्ता के पैर उखड़ गए होते। लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ये है कि लोग काफी हद तक उन्हें माफ कर देते हैं उनके गुनाह। अब मुझे ये बताइए लेकिन कि ये बेरोजगार युवा, इसके अलावा जो परेशान हुआ मजदूर, परेशान हुआ किसान, ये सब अब जो लॉकडाउन खुल गया है, क्या इसको एक मानसिक राहत मिलेगी कि उसका कम से कम दुकान तो खुल रही है, नहीं चल रही है लेकिन खुल तो रही है? हाँ, एक बात तो वो है, मगर लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ खुलेगा तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ये कितना बड़ा असर हुआ है अर्थव्यवस्था पर। क्योंकि जितना दिन लॉकडाउन था पता नहीं पड़ रहा था ना कि नौकरी जो पहले से था वो खत्म हो गया। अब हमें देखने को मिलेगी कि कौन सा नौकरी रहेगा, और हमको ये देखने को मिलेगा कि आधा से ज्यादा पहले वाली नौकरी शायद नहीं मिलेगा। मगर मैं एक चीज वो दोहराना चाहती हूँ जो विकास अभी कह रहे थे कि जो उन्होंने कोशिश की वो
जो कारण, जो उनके एम्स थे वो पैंडेमिक रिलेटेड नहीं थे और अर्थव्यवस्था के साथ साथ भी जुड़े हुए थे। एक शब्द है, शायद आपने सुना होगा, नेओमी क्लेन का, डिजास्टर कैपिटलिज्म, जिसमें है कि वो डिजास्टर के जरिए पूंजीवाद की जो गोल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए उस शॉक को लेकर वो बहुत सारे कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में डिजास्टर कैपिटलिज्म नहीं, डिजास्टर अथॉरिटेरियनिज्म हुआ है कि सरकार को अपनी सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसीज है, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो हैं, जो उतना जबरदस्त पहले नहीं दिखा पा रहे थे, अब ये पैंडेमिक के जरिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं जो पहले उतना नहीं कर पाते। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उन्होंने लागू कर दिया जो बहुत सेंट्रलाइजिंग है, मगर उसका फायदा नहीं ली पैंडेमिक के लिए। स्टेट्स तो अपने जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो राज्य सरकारों पे रख दिया और वो अपने आप जो मर्जी कर रहे हैं, मगर उनके पास पैसा नहीं है। तो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया पीएम केयर्स के जरिए, मगर वो पैसा भी कहाँ गया किसी को मालूम नहीं है और राज्य सरकारों वो भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो डिजास्टर अथॉरिटेरियनिज्म है उसका एक मतलब और भी होता है कि राजनीति को भी बदल सकता है। हमारे पहले जो असम्पशंस होते थे कि बेरोजगारी होने से लोग सरकार के ऊपर गुस्सा करेंगे या और कुछ होने से, ये सारे जो असम्पशंस है मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा ये हट गया है, क्योंकि इस सरकार के एम्स अलग हैं और उनकी मेथड्स भी अलग हैं। नहीं, ये हट गया है एम क्या मतलब? जो बेरोजगार है वो तो बेरोजगार है। हाँ बिल्कुल, के लिए, पहनने के लिए उसके घर का किराया, उसकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, ये कौन देगा? नहीं, मगर वो नहीं सोचेगा कि ये मोदी सरकार ने किया। कुछ लोग, मजदूर लोग सोचेंगे कि हमारे अपने राज्य सरकार ने हमें फायदा नहीं की थी। कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो पैंडेमिक हो गया, ये तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया, ये हमारे हाथ में नहीं था, जो करना था उन्होंने कर दिया। तो ऐसे करके परसेप्शन मैनेजमेंट जो है ये बहुत बढ़िया तरह से ये लोग जानते हैं इसको। तो मुझे लगता है बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो फिलहाल कमेंट सेक्शन में भी लिखते रहे हैं कि बेरोजगार हो गए हैं। बहुत सारे लोग कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने ये फला, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। अभी बहुत सारा युवा वर्ग आप दोनों को देख रहा है और ये जानना चाहता है कि कुछ दिशा दीजिए। सरकार दिशा नहीं दे रही है, समाज से कोई दिशा नहीं मिल रही है, बुद्धिजीवी तो कुछ बताएं कि आखिर होगा क्या? नहीं, देखिए क्या करना चाहिए तो हम जरूर कह सकते हैं। अभी सरकार को अपनी खर्च 2 गुना 3 गुना बढ़ानी चाहिए। सबसे पहले जो 2-3 महीने से लोगों के पास कुछ काम नहीं था, कोई आय नहीं थे, उनके इमीडिएटली इनकम ट्रांसफर 7,000 7,500 पर फैमिली देनी चाहिए। 6 महीने तक हर इंसान को 10 किलोग्राम फ्री गेहूं या चावल और भी जो जरूरी चीजें दे सकते हैं। ये सरकार को देने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगी और उसका खर्च भी जितना होगा वो ले सकता है सरकार अभी फिलहाल, अगर ये करें। और साथ ही साथ मनरेगा को बहुत जबरदस्त बढ़ाएं और शहरों में भी एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी करें। कुछ समाधान हो सकता है, कुछ जो पूरा गिर रहा है ये अर्थव्यवस्था, उसको थोड़ा सा संभाला जा सकता है। हम जो करना चाहिए तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये मोदी सरकार करेगा। प्रोफेसर वाजपेयी, कल ही मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि सब अपने अपने लिए तलाश कर लीजिए कि आसपास का अस्पताल कौन है, आसपास कहाँ बेड मिल सकता है, क्योंकि जिस स्तर पर ये महामारी फैल रही है 10,000 के आसपास लोग जो हैं वो हर रोज संक्रमित हो रहे हैं और बहुत जल्दी, बहुत फिक्र की, मतलब बहुत दूर की बात नहीं है, हम जब दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों से भरे हुए देश बन जाएंगे। ऐसे में मुझे बताइए कि क्या आपको चिंता होती है ये कि फिलहाल देश में जितनी तादाद में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उसके मुताबिक हम तैयार हैं या नहीं, अगर ये 2.5 लाख अब कुछ हफ्तों बाद ये 5 लाख होंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात जो आपने कहा दर्शकों का कि वो जो बेरोजगार हैं और उनकी जो तकलीफें, मेरा मतलब सिर्फ एक चुनावी परिवर्तन से था कि जब आपने कहा कि भाई सरकार को इस बात की चिंता है या नहीं। सरकार चुनाव मैनेजमेंट जानती है, तमाम शासक वो जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से नहीं। सीए में भी जो प्रतिक्रिया हुई वो लोगों की तरफ से हुई, लेकिन लोग स्वतः स्फूर्त ही सब कुछ कर देते हैं या हो जाता है, ऐसा नहीं होता। उन्हें नेतृत्वकारी तबके चाहिए, नेतृत्वकारी लोग चाहिए जो आगे आकर के नेतृत्व दें।
वो नेतृत्व, अगर स्थापित नेतृत्व वो काम नहीं करेगा तो एक अलग नेतृत्व उभरेगा। ये मैं इसको एक निराशा भरी स्थिति से नहीं देखना चाहता, ना ही कहना चाहता हूँ कि साहब अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब क्या करें, ठीक है ये लोग तो बड़े जालिम हैं। ये तो जालिम है, ये बात सही है, लेकिन लोग इसका जवाब देंगे। नेतृत्वकारी वो ताकतें भी आएंगी जो लोगों के आंदोलनों को खड़ा करेंगी। इतिहास इस बात का गवाह है। जहां तक बात रखी आपने तैयारी, देखिए बिस्तर कम है। अब बिस्तर जो वाकई है वो मैं नहीं समझता कि बिस्तर कम है। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल साहब का था कि भाई सरकारी क्षेत्र में तो बेड्स खाली पड़े हैं, हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि लोग प्राइवेट में ज्यादा जा रहे हैं, तो हमने और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिक्रूट किया है। और वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स आप देखिए जितने भी किए हैं उन्होंने, उसमें साफ लिखा हुआ ऑन पेमेंट बेसिस, ऑन पेमेंट बेसिस जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन्होंने किए, ठीक है, यहाँ तक कि वो 5 स्टार होटल्स को भी करके उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में दी। यानी कि दाएं से या बाएं से वो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने में लगे हुए। हॉस्पिटल्स का जहां तक सवाल है, हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास बेड्स खाली हैं, वो नहीं एडमिट कर रहे हैं बिकॉज दे आर फोर्सिंग कि पहले आप 2 लाख रुपए जमा कराइए, 5 लाख रुपए जमा कराइए, ठीक है, तो तब आपको वो एडमिट करें। मतलब बहुत सारी चीजें वो आ भी रही हैं कि किस तरह लोग परेशान होंगे। सरकार जो कदम उठाना चाहिए, जो कम से जैसे स्पेन में उठाया गया, उन्होंने पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया, अपने नियंत्रण में उन्होंने वो सारी सुविधाएं। सरकार क्यों नहीं कर सकती? अगर सरकार ये चीज करे, ठीक है, तो ये सारे बेड्स लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। लेकिन सरकार ये कर रही है, सरकार के साथ वो 5 सितारा अस्पताल जो है वो हमने अब मैक्स के अंडर में दे दिया है। आप 5,000 से ज्यादा किराया नहीं ले सकते कमरे का। अरे भाई 5,000 रुपए रोज के दे करके अगर मुझे किराया इलाज कराना पड़े एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के, मैं नहीं करा सकता अपना इलाज। आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो वर्कर या वो जो बेचारा गरीब आदमी है वो करा लेगा? और ये समझते हैं कि बहुत काम कर रहे हैं, बहुत इंतजाम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, देखिए जो ये बिस्तरों और इन सब की जो बात है, ये तो एक एस्पेक्ट है उसका। बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है कि जैसे जयती जी ने भी कहा, लोगों को खाना मुहैया कराना, ठीक। इस वक्त अगर पेट में दाने नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी नहीं होगी, आप की बीमारी की प्रतिरोधक शक्ति नहीं होगी किसी भी तरीके से, ठीक है। आप देख लीजिए मतलब क्या व्यवस्था है हमारी। आप गुड़गांव की तरफ निकल जाइए, नोएडा की तरफ निकल जाइए, पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स बने पड़े हैं, खाली पड़े हैं सालों से, ठीक है। लेकिन हम अपने स्लम्स को डीकंजेस्ट नहीं करेंगे कि हम उनको टेम्पोररीली लेकर के, भाई अगर आपकी कंसर्न ये है कि लोगों की जान बचानी है तो ठीक, हम उन माइग्रेंट्स को के ऊपर दोष देंगे, जबकि फैक्ट ये है दिल्ली से और बंबई से तो माइग्रेंट जा रहे हैं जी, ठीक। अगर माइग्रेंट्स की वजह से ये हो रहा है तो दिल्ली और बंबई में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? वो तो कम होने चाहिए। प्रोफेसर वाजपेयी, यहाँ हैरानी की बात है कि हम तीनों में से किसी ने अभी टेस्टिंग के बारे में बात भी नहीं की, क्योंकि हमें मालूम है कि अब सरकार टेस्ट नहीं करेगी। वो बीमारी से नहीं लड़ रही है, वो डेटा से लड़ रही है कि डेटा कैसे छिपाया जाए। आखिरी सवाल आप दोनों से, एक चीज ये कह रहे, आप ये अंदाजा लगाइए, दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में, देश की राजधानी में कोई आज एक बता दे कि इतनी डेथ्स हुई हैं, और वो मुकम्मल तौर पे दावे से हम कह सकते हैं। तमाम अस्पताल वो अलग अलग चीजें बता रहे हैं, केंद्र सरकार बताती है और दिल्ली सरकार को। जब अगर हमारे पास दिल्ली का ही डेटा के बारे में हम अथॉरिटेटिवली कुछ नहीं कह सकते, तो आप ये समझ सकते हैं कि पीलीभीत में या भदोही में और मोतिहारी में क्या हो रहा, कितने मर रहे होंगे, कितने नहीं मर रहे होंगे, वो गिनने भी नहीं जा रहा। और ये तो कोविड की बात है, भुखमरी से कितने मरेंगे वो कहीं रिकॉर्ड्स पे नहीं आए। बिल्कुल। प्रोफेसर घोष जी बताइए, अब 3 हफ्ते, अब आप देश की अर्थव्यवस्था, आम आदमी का रोजगार, इसको कैसे आप देख रही हैं? अब अगले 3 हफ्ते में 30 जून तक की बात कर रही हूँ आपसे। हालत तो बहुत बुरा है।
मैं सॉरी इस पे ज्यादा आशा नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सरकार को जो करना था आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य की तरफ से तो देख ही लिया है, आर्थिक रूप से जो करना था, जो बहुत जरूरी थी करना, वो नहीं किया। अभी भी अगर बहुत जबरदस्त खर्च बढ़ाए वो खाने पीने का इंतजाम और रोजगार के इंतजाम बढ़ाने के लिए, फिर भी कुछ फायदा हो सकता है, मगर फिलहाल तो वो देख नहीं रहे। तो अगले 3 हफ्ते बहुत बुरा हालत होगा। यानी लॉकडाउन खुलने के बाद भी बुरी हालत आप बता रहे हैं प्रोफेसर। बहुत बुरी हालत, अभी 2 पर 8 जून को हम बैठे हुए हैं, 30 जून तक क्या हालात होंगे, जो मरीज हैं उनके, जो अस्पताल हैं उनके, जो परिवार हैं उनके? देखिए, यूं तो मैं नास्तिक आदमी हूं, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी आ जाती हैं कि ये लगता है कि अब तो भगवान के भरोसे। माने जो कुछ हो रहा है उस कोई ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन कि इन आने वाले दिनों में जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है और पीड़ित लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो दोबारा उसको पहचान पाएंगे, उसको बुलंद कराएंगे, ताकि बहुत सारी चीजें जो आपका कनेक्शन लूज हो गया था, यही बात दोबारा बोल दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले 3 हफ्तों में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो पीड़ित लोग हैं, हिंदुस्तान के जो मेहनत कश तबका है, वो अपनी आवाज दोबारा पहचान पाएंगे, वो ये ढूंढ पाएंगे जिसके जरिए वो अपने दुख दर्द अपनी मांगों जोर से उठा सकें। आप देखिए, एक तरफ जयती जी बता रहे हैं कि लोगों के पास, हमारी सरकार आज भी ये दावे, हमारे पास खाद्य भंडार भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इस परिस्थिति को बदलना होगा, और ये तभी बदला जा सकता है कि जब लोग इस बात के लिए खड़े होंगे, और मैं समझता हूँ उनको खड़ा करके उनको संगठित करने वाले लोग भी आगे आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।